नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। नई सरकार, पहला विधानसभा सत्र शुरुआत होने जा रही है। हालांकि इस सत्र में बहुत कुछ होना नहीं है। नए नए विधायकों का शपथ ग्रहण होना है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है। बीजेपी की बैठक हो गई है। उम्मीद थी कि नाम सामने आ जाएंगे, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो नाम है वो विधानसभा के पटल पर ही रखे जाएंगे। स्पीकर के लिए लगभग हरविंदर कल्याण का नाम तय हो गया है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। वहीं डिप्टी स्पीकर के लिए जींद के विधायक कृष्ण मिड्ढा का नाम तय हो गया है, वो भी लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं। तो बीजेपी का जो मंत्रिमंडल था उसमें क्षेत्रीय संतुलन तो देखने को मिला ही था। अब क्योंकि करनाल जैसा 5 की 5 सीटें जीती हैं और कोई वहां से मंत्री नहीं बना है, तो हरविंदर कल्याण वहां से अगर स्पीकर बनते हैं तो करनाल को भी भागीदारी मिल जाएगी, जींद से भी भागीदारी हो जाएगी। और ये तमाम जो कोशिश है वो की जा रही है कि एक क्षेत्रीय संतुलन के साथ दिखाई दे। इंतजार अभी इस बात का भी है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। फिलहाल आला कमान के पास ये मामला गया था, हो सकता है आला कमान ने तय कर दिया हो, लेकिन वो नाम भी कल ही या परसों तक पता लग पाएगा। तो ये कुछ तर्कश के तीर बाकी रह गए हैं। बाकी जो सरकार चलने की प्रक्रिया है वो शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ योगेश सेहाग कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे साथ विजेंद्र रेडूरी इंडियन नेशनल लोकदल से और बीजेपी से प्रोफेसर विधु रावल, ये हमारे आज के कार्यक्रम के मेहमान हैं। सबसे पहले प्रोफेसर साहब, आपके पास आते हुए हमें लग रहा था कि आज हम पूरी तस्वीर देख लेंगे सरकार की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कल ही स्पष्ट होगा। तो जो नाम हमारे पास सबसे पहले आ गए थे सुबह, हमें लग रहा है कि उसी पर मोहर लगेगी जैसा अब तक लगती आई है। तो क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से माना जाए कि सब कुछ बैलेंस है। अरुण जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से जनता टीवी देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। आवाज आ रही है जी। देखिए, हर चीज अपने समय पर होती है और समय पर ही भारतीय जनता पार्टी ने हर चीज आपको सबसे पहले सबसे सही समय पर करके दिखाई। आप याद कीजिए, टिकटों से लेकर हमने किस प्रकार से 4 सितंबर को हमने 67 सीटें जो है उनकी टिकटें डिक्लेयर कर दी थी। फिर बहुत जल्दी 20 टिकटें और की थी, फिर 3 टिकटें और की थी, यानी समय से पहले। कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से अपने टिकटों में भी अपने जो प्रत्याशियों को डाक कावड़ कहते हैं हमारे यहाँ पर, डाक कावड़ का उन्होंने एक रेस लगवाई थी। कहते हैं, मैं लाया हूं 2 बार। हम सब कावड़ के हिस्सा रहे हैं, हमेशा रहे। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं आती कि हम समय का जो गाइडलाइन है उसको कभी भी ब्रीच कर दें। कांग्रेस पार्टी के साथ ऐसा रहता है। अभी आप बड़े दिनों से इनसे पूछ रहे थे कि संगठन कहाँ है, संगठन कहाँ है। अब आपने नया प्रश्न पूछा इनसे, टिकटें कब घोषित करेंगे। फिर उसके बाद अब नया प्रश्न आजकल चल रहा है कि नेता प्रतिपक्ष इसको बनाएंगे भी या रहने देंगे इस बार। नहीं, ऐसे नहीं होगा, बनाएंगे भाई। 37 नंबर है, अच्छा नंबर है। नहीं, लेकिन वो आपस में टूट फूट और पार्टी खत्म होने से अच्छा तो है ना कि नेता प्रतिपक्ष शायद बनाए ही ना, किसी को विधायक दल का नेता बनाए ही ना, सबको कहें सब विधायक सब नेता, ये फॉर्मूला भी तो चल सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास ना तो कोई आइडिया है, ना कोई विजन है। और जब ये विजन नहीं होता तो महत्वाकांक्षाओं के अंदर जो है पार्टियां में मैं तक ही रह जाती हैं। और यही सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी में दिक्कत आ रही है। जो लोग बिना विजन बिना विचार के काम करने वाले लोग हैं, वो केवल इसमें थे कि कभी सत्ता अगर आ गई तो लूट खसलूट करेंगे, अपना घर भरेंगे, अपने रिश्तेदारों का घर भरेंगे। उन्होंने तो साफ कर दिया था, चुनाव में के दौरान ही कर दिया था, आपने खुद दिखाया। तो अब जब बाद में भी जो बचा कुचा कुछ है तो उसमें भी कोशिश कर रहे हैं कि मुझे ही मिल जाए सब कुछ और किसी के पास ना आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हम विचार से बंधे हुए लोग, हमारे लिए इदे नमम इदे राष्ट्राय स्वाहा, स्वयं से पहले राष्ट्र है, उस कारण से हम जो है इन चीजों को बड़ी सहजता से कर लेते हैं। और आपके पास समय से पहले, आपके किसी प्रकार के तंज या उल्हाने से पहले आपके प्रश्नों का उत्तर आपको दे देते हैं बिल्कुल समय पर। आपको हमारे हरियाणा के माननीय विधानसभा अध्यक्ष, हरियाणा के स्पीकर और शायद डिप्टी स्पीकर का भी आपको चयन जो है समय पर आपको होता हुआ दिख जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है, अब देखिए ना, उत्तर प्रदेश के अंदर तो ये अपना कोई कैंडिडेट ही नहीं दे पाए, महाराष्ट्र के अंदर कैंडिडेट नहीं दे पाए, इनके जो
सहयोगी हैं वो इनसे छूट छूट कर जा रहे हैं कि कह रहे हैं भाई जल्दी कर लो, करना है तो कर लो, नहीं करना है तो छोड़ देते हैं हम गठबंधन। झारखंड में भी यही स्थिति है और फिर उत्तर प्रदेश में तो इन्होंने गठबंधन के नाम पर सरेंडर ही कर दिया। सबसे बड़ा जो हरियाणा, सबसे बड़ा जो देश का प्रदेश है, उस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो कि खुद को 150 साल पुरानी पार्टी, ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहती है, उसने खुद का अस्तित्व ही मिटा दिया और वहां पर चुनाव ही नहीं लड़ रही है उपचुनाव में। इस प्रकार की स्थिति ज्यादा नहीं विषय आपने समेट दिए, मुझे कहां पे समापन के बाद आगे बढ़ना है। नहीं, लेकिन मैं ये बताने के लिए है कि ये कांग्रेस पार्टी के साथ दिक्कत है, हमारे साथ ये दिक्कत नहीं रहेगी। आप ठीक है, यूपी पे चर्चा की थी आज हमने दिन में, वो अलग विषय है। योगेश सिहाग साहब, दो सवाल आपसे। पहला ये, बीजेपी का मंत्रिमंडल, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के जो नाम चर्चा में हैं या संभवतः तय हैं, क्षेत्रीय संतुलन आपको लग रहा है बीजेपी ने ठीक ठाक साध लिया है? एक तो ये, दूसरा ये कि नेता प्रतिपक्ष के लिए हमें कितना और इंतजार करना है? देखिए वरुण जी, नमस्कार सभी प्रवक्ता साथियों को, नमस्कार, राम राम। देखिए, जहां तक अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विदु रावल जी की बात को बड़ी ध्यान से सुन रहा था, इनकी हर बात में एक चिंता, ये हमारी पार्टी के लेकर इतने चिंतित रहते हैं, तो देखिए मुझे लगता है कि इनका काफी समय तो इस चिंता में बीत जाता है कि कांग्रेस की इतनी चिंता जितनी हमें नहीं होगी जितनी इनको है। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा वरुण जी, अब आप इनकी सोच देखिए, ये इन्हें ये भी गम है कि कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत विपक्ष में क्यों आई है। ये नहीं चाहते कि विपक्ष का नेता भी कोई हो, ये विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। हमें तो उम्मीद ये थी कि डिप्टी स्पीकर का पद ये विपक्ष को देंगे, क्योंकि देखिए विधानसभा में कोई कांग्रेस भाजपा नहीं होता, वहां आपको सरकार का एक सब, आपके स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के लिए सब विधायक एक सम्मानित सदस्य होते हैं सदन के, तो उसमें हमें उम्मीद थी। हमने कांग्रेस के समय में डिप्टी स्पीकर का पद बीएसपी को दिया। अब ये क्या चाहते हैं कि विपक्ष का नेता भी ना बने कोई। देखिए इनकी चिंता कितनी ज्यादा है। तो जनता, ऐसा भी नहीं, आप विदु रावल जी इतने ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए, जनता से आपकी बहुत बड़ी चुनौतियां है। आप 10 साल से सत्ता में हो, आपको जनता के जो काम करने हैं, जो आपने वादे किए हैं, 2 लाख पद भी खाली है युवाओं के, वो भरने हैं। आपने 2100 रुपए महिलाओं को देने की बात कही थी, उससे आप मुकर गए। हमारे मुख्यमंत्री, वो बहनें पीछे पीछे भाग रही है, जैसे आप ही नारा देते थे, ये वो लाइनों में खड़ी है, आप ये कह रहे हो कि हम तो अगले 5 साल तक देंगे, आखिरी तक। इन्होंने, इनके मुख्यमंत्री जी ने हमारी बहनों के लिए मंशा साफ जाहिर कर दी कि लोग भाग रहे हैं पीछे। सियाग साहब, मतलब मैंने देखा नहीं है ऐसा। वो ठीक है, आप ये जरूर पूछिए कि भाई आप वादा कब पूरा करेंगे। खटाखट योजना का लाभ लेने के लिए आप बता दीजिए ना, आप तो सत्ता में भी आ गए, आप सत्ता में आ गए, 2100 रुपए से क्यों पीछे हट रहे हो आप 2100 रुपए अभी तक तो खाते में आए नहीं। दिवाली का त्योहार भी गया, करवा चौथ भी गया, दिवाली आने वाली है, आप क्यों नहीं महिलाओं के खाते में 2100 रुपए खटाखट आप भेज देते, ताकि पूरा हरियाणा राहत की सांस ले। सर हिमाचल में तो 2.5 साल हो गए, आप दिलवाओ तो सही वहां। नहीं, आप उदाहरण पेश करिए कि देखिए कैसे हमने हिमाचल में आते ही दे दिए थे। हिमाचल में हम बिल्कुल दे रहे हैं, जो हमने वादा किया वो कर रहे हैं, लेकिन इनकी तो योजना देखिए ना, मुख्यमंत्री जी ने साफ मना कर दिया। सत्ता में आते ही ये इतना अहंकार आ गया इनमें। और जो 2 लाख खाली पद है, 9800 जो डी ग्रुप में भर्ती किया, आज उन्होंने रिजाइन कर दिया है। क्यों नहीं उसमें एक ये पैरामीटर फिक्स करते, क्यों नहीं वो, और एक ये पर्ची खर्ची की बात करते हैं। अगर हमने पर्ची खर्ची की है तो आप कार्रवाई कीजिए। आप केस दर्ज क्यों नहीं करवाया आपने आज तक कोई भी, और आपके ऊपर इतने केस दर्ज है, उनकी जांच पेंडिंग है। अच्छा, मेरे सवाल पे आखिरी में फिर, क्योंकि रेडू साहब बैठे हैं, नेता प्रतिपक्ष कब तक देख लेंगे हम? देखिए, मैं समझता हूं कल तक हमारा इसका फैसला हो जाएगा। हाईकमान ने नाम तय करना है और कल तक हमारा इसके फैसला हो जाएगा। वरुण जी, ठीक है। रेडू साहब, मेरा मूल प्रश्न था जिस पे योगेश भाई साहब गए नहीं, ये अगर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर जो नाम हम चला रहे हैं, जो हमारे पास जानकारी है, उसके बाद आपको क्या लगता है क्षेत्रीय संतुलन ठीक साध लिया बीजेपी ने? हाँ, देखिए ये बात कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है वरुण जी।
बीजेपी पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट की पार्टी तो है, हम्म इसमें कोई संदेह नहीं है। हम्म चाहे वो कास्ट के हिसाब से हो, पंजाबी समुदाय के हिसाब से साधने वाली बात हो, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में मेरे हिसाब से जहां तक मुझे ध्यान है 8 पंजाबी वर्ग से चुन करके आए हैं, और कहीं ना कहीं इसी वजह से मंत्रालय में उनको जहां कम हिस्सा मिला तो वो डिप्टी सीएम दे करके शायद उसको साधने का प्रयास किया जा रहा है। डिप्टी स्पीकर। इसीलिए इसी प्रकार से हरविंदर सिंह कल्याण जी जो करनाल के घरौंडा से विधायक हैं, और करनाल की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है, लेकिन वहां कोई मंत्रालय शायद नहीं मिला है, मुख्यमंत्री नायब सिंह जो लाडवा से हैं उनको छोड़ करके। तो कहीं ना कहीं जब 5 सीटें दी हैं तो हर कोई पार्टी करती है, जहां ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली है तो उनको इंपॉर्टेंस देने का काम करते हैं। तो शायद ये संभावित जो उम्मीदवार हैं इसी आधार पर इन्होंने तैयार करने का काम किया होगा, और इसी आधार पर शायद ये फाइनल भी हो जाए। अभी तो संभावित है, नाम प्रचलित है हरविंदर सिंह कल्याण का और कृष्णलाल मीणा जी का। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा वरुण जी, हरविंदर कल्याण जी 2014 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं। उससे पहले बहुजन समाज पार्टी में होते थे, उससे पहले कांग्रेस पार्टी के हुआ करते थे। कृष्णलाल मीणा जी हमारे विधायक थे, हमने बनाए थे। डॉक्टर हरिचंद मीणा जी के साथ हमने बहुत नारे लगाए हैं, बहुत उनके साथ घूमे हैं। और गजब की बात तो यह है, जिस टाइम डॉक्टर हरिचंद मीणा जी बने थे उस टाइम मैं पार्टी प्रेसिडेंट था जींद का, मैं खुद पार्टी प्रेसिडेंट था। जब इनको टिकट डिक्लेयर हुई हम ऑफिस में बैठे हुए थे, और ये सारा का सारा परिवार टिकट मिलने के बाद ऑफिस में आया, तो उस दिन पहली बार हम इनसे मिले थे। इसके बावजूद भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने दिन रात एक करके इनको एमएलए बनाने का काम किया था। यानी दोनों ही नेता यदि ये फाइनल करते हैं, दोनों ही पार्टी से लगातार जुड़े हुए नेता नहीं है, 14 से ही ये आए हैं। ये अलग बात है कि हरविंदर कल्याण लगातार 3 बार बीजेपी के विधायक, कृष्ण मिड्ढा लगातार 3 बार बीजेपी के विधायक, ये एक सत्य है, एक फैक्ट है। बिल्कुल उसी चीज का बेनिफिट इनको मिल रहा है। 3 बार विधायक नहीं है जी, मिड्ढा जी 2 बार के विधायक हैं भाजपा से। विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने लोगों के बीच अपनी पकड़ को बनाने का काम किया। फिर 2019 का विधानसभा जीता, फिर 2024 का विधानसभा, तो 3 बार के विधायक हो गए ना सर। बाई पोल चलो, मुझे बड़ा अच्छे से याद है, कड़ाके की सर्दी थी और हम घूम रहे थे गली में रात को। 3 बार का विधायक, मैं कैसे भूल जाऊं वो चुनाव। योगेश जी ये मेरी कंस्टिट्यूंसी के हैं और मेरे ही नेता हुआ करते थे। ये अलग बात है कि बाद में भारतीय जनता पार्टी में चले गए। डॉक्टर हरिचंद मीणा के साथ हमने बहुत प्रचार प्रसार किया, नारे लगाए, धरने प्रदर्शन करने का काम किया है। 3 बार ये जीते हैं, 2 बार हमारे हरिचंद मीणा जी भी जीते थे। इलाके ने 5 बार इनको अपना आशीर्वाद देने का काम किया है। हरविंदर कल्याण जी भी 14 का, 19 का, 24 का लगातार वो भी चुनाव जीत करके आए हैं, और जनता में अच्छी पकड़ है, इसलिए इनको आगे बढ़ाने का काम पार्टी कर रही है। मैं तो एडवांस में भगवान करे ये जो प्रचारित बातें हैं ये पूरी हो, और मैं इनको बधाई देता हूँ एडवांस में ही, और किसी प्रकार की मेरी बधाई खाली ना जाए ये भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि अब मेरे ख्याल से खाली जाने वाली लग नहीं रही है, और मीटिंग भी समाप्त होने वाली ही होगी, डिक्लेयर भी होने वाली होंगे। लेकिन फिर भी मैं इनको यही कहता हूँ, भगवान करे इनका नाम फाइनल हो और मेरी बधाई ये स्वीकार करें। कृष्णलाल मीणा जी मेरे बहुत अच्छे मिलने वाले मित्र हैं, संबंध है हमारे। चलिए ठीक है। प्रोफेसर रावल, 2 चीजें हैं। रेणु साहब ने तारीफ की कि आप माइक्रो मैनेजमेंट कर लेते हैं और क्षेत्रीय संतुलन पर भी लगभग वो सहमत है। सिहाग साहब कह रहे हैं कि अभी आपके सामने चुनौतियों का पहाड़ है, आपने सरकार में आने के लिए इतने बड़े बड़े वादे कर दिए, अब ऐसा उनको लग रहा है कि महिलाएं बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़ी हैं, पूछ रही हैं, करवा चौथ निकल गया, दिवाली निकल गई, अब दिवाली आने वाली है और आगे फिर एकादशी आएगी, तो मतलब त्योहार चल रहे हैं और आप कब वादा पूरा करेंगे? देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि हरियाणा के लोग दीपावली बहुत जोश से मनाने वाले हैं। इस बार वैसे भी जो है खुशी दुगनी है। हरियाणा की जनता की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वापस हरियाणा में तीसरी बार रिकॉर्ड जो है कायम करके आई है। इसलिए हरियाणा के लोग दीपावली बहुत अच्छे से मनाएं। उस दीपावली के जश्न में अगर कहीं भीड़ में इन्होंने देख लिया होगा, उसमें इन्हें कहीं किसी महिला ने शिकायत करता, मुझे नहीं पता इनके कान में क्या पड़ा, लेकिन हमने देखा था कि कांग्रेस ने जो गारंटी फार्म भरवाए थे, ये कहा था कि 1 जुलाई से हम आपके खाते के अंदर जो है पैसे
जो है देने वाले हैं। 1 लाख रुपए की इनकी बात थी, तो वो सबने देखा था। लेकिन उसमें हमने देखा था कि लखनऊ से लेकर रोहतक तक इनके कार्यालयों के बाहर जो है महिलाएं जो है कुछ बुर्का नशी कुछ बिना बुर्का वाली बहुत सारी आई थी इनसे मांगने के लिए। हमने तो ऐसा कोई सीन देखा नहीं। मैंने इसलिए आपसे पूछ लिया था, साथ साथ नकद ही पूछ लिया था कि कहीं आपने देखा हो, मुझसे छूट गया हो। हाँ, मतलब मेरे पास बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि क्योंकि हरियाणा में भाजपा की सरकार है, इसलिए ही हमारे जो विपक्षी हैं ये मानते हैं कि यहाँ पर दीपावली भी बहुत जोशो खरोश से मनाई जाएगी और यहाँ पर करवा चौथ और होली के भी त्योहार जो है, एकादशी के त्योहार भी बहुत अच्छे से मनाएंगे। जहां जहां इनकी खुद की सरकार है, हिमाचल प्रदेश में तो 2.5 साल से जो है दीपावली की जो अमावस है वहां पर कोई दिया जलाने वाला रहा नहीं इनके अनुसार। वहां पर तो इन्होंने वहां 1500 वहां 1000 कहा था, वो नहीं पूरा किया। कर्नाटक के अंदर तो मैं खुद जो है, हिमाचल में भी खैर मैं जो है बिलासपुर जिले को देख रहा था, वहां पर इंचार्ज था मैं पार्टी का। कर्नाटक के अंदर भी टुमकुर जिले को देख रहा था, वहां पर इन्होंने 1000 से बढ़कर 1500 कह दिया था। लेकिन आज लगभग 2 साल होने को आए, वहां पर भी कोई दीपावली मनाने वाला शायद रहा नहीं। इतने निराशा के गर्त में लोग चले गए कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाकर। कम से कम हम हरियाणवियों ने तो वो निराशा बचा ली। और हम जहां तक हम कहते हैं, हमने पहले दिन वादा किया था कि हम जब 2014 में सत्ता में आएंगे तो हम बुढ़ापा पेंशन जो है हम अगले 5 साल में 2000 तक कर देंगे। हमने 1000 पहले इनका की हुई घोषणा, क्योंकि 750 मिलती थी, 1000 का भुगतान आकर हमने किया था। हमने उससे बढ़ाकर 2000 तक लेकर गए। अगली बार चुनाव में गए थे, हमने कहा था 3000 जो है हम कर देंगे। अगली बार जब चुनाव में रिपोर्ट कार्ड लेकर गए, हम 3000 से अधिक कर चुके थे। हम आज भी जो है इनसे पूछते हैं कि आपके राहुल गांधी जी ने वादा किया था, राजस्थान चुनाव था 2018 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिनों के अंदर अंदर किसानों के सारे कर्जे माफ कर दूंगा। ये उनकी स्टेटमेंट है। ये गिनवाई थी गिनती उन्होंने, शायद हम में से आपको कोई गिनती शायद ना आती हो, राहुल गांधी जी ने गिनवाई थी। लेकिन वो उसके बाद सरकार आने के बाद शायद गिनती भूल गई। और राजस्थान, चलो कर्जे माफ करना तो एक तरफ हो गई बात, राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश रहा जिसमें किसान की जमीन को कुड़क किया गया। वरुण जी, आपका तो गृह प्रदेश है राजस्थान, उसमें एकमात्र अगर किसी पूरे हिंदुस्तान में किसान की जमीन कभी अगर कुड़क हुई तो राहुल गांधी और अशोक गहलोत की जो सरकार थी राजस्थान की, जो योगेश सिहाग जी की सरकार थी, वो वहां पर हुई। इन्होंने वादा किया था मध्य प्रदेश में भी कि अगर अशोक गहलोत की सरकार आ गई तो पहले दिन से ही लोगों को, सब बेरोजगारों को कलेक्टर लगा देंगे। अब मुझे नहीं पता हमने कितने कलेक्टर हटाने पड़े, हमें नहीं पता। लेकिन हमारी फिर से जब दोबारा हम चुनाव में गए 2023 में, तो हम ऐतिहासिक जीत दोनों प्रदेशों में दर्ज करके आए। आपका इतना बुरा काम खाल था, तो कम से कम सवाल पूछने वाला कभी गिरेबान में भी तो झांक ले। और दूसरी बात यह है कि हमने जो कहा था हम पूरा करते हैं, हमारा रिकॉर्ड है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। और इसका एक के बाद एक उदाहरण है। इसलिए तो जनता हमसे प्यार करती है, इसलिए तो चुनाव दर चुनाव जनता हमें चुनती है, क्योंकि हम जनता को उपयोग नहीं। एक तो इन्होंने बातें कही थी, उसका मैं जल्दी से उत्तर दे देता हूँ। इन्होंने कहा कि कांग्रेस की बहुत चिंता है। साहब, कांग्रेस वालों को कोई चिंता नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि विधु रावल को बहुत चिंता है तो इतनी सी चिंता आप भी कर लें, आपकी पार्टी बच जाएगी। नहीं तो हमें तो वर्टिकल स्प्लिट होती दिख रही है। आपने डिप्टी स्पीकर के पद की बात कही, आपने ऐसी कोई परिपाटी मुझे बताने की कोशिश की कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है। साहब, चौधरी अकरम खान जो हैं वो बीएसपी के विधायक तो थे, लेकिन आपकी सरकार उन्होंने बनाई थी। अब हम कहें कि रंजीत चौटाला जी को हमने जो है नहीं थे ना, वो समर्थक ही थे, आपके समर्थक थे। तो चौधरी अकरम खान जिनको बीएसपी का विधायक बता रहे हैं, बीएसपी की इच्छा के बावजूद बीएसपी ने समर्थन नहीं दिया था। आप किसी आजाद विधायक को दे दीजिए, इंडिपेंडेंट विधायक भी आपके समर्थन में नहीं है ना। अरे सुनो, हमें नहीं है तो आप उनको पूछ नहीं करते, कर लेंगे ना योगेश जी। नहीं हो, जरूरत नहीं है तो प्रतिपक्ष बना नहीं रहे आप। इतनी अच्छी सलाह राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को क्यों नहीं देते हैं आप? बीजेपी के क्यों हमारे तय करने वाले हैं? एक बात इन्होंने और कही कि हम पर केस क्यों नहीं दर्ज करवाया। साहब, आपके ऊपर माँ बेटा और यहाँ पर बापू बेटा, सब केसों में जमानतों पर बाहर हैं। 6 मामलों में क्या किया आपने 10 साल तक? नहीं, 10 साल तक कहाँ थे आप? हमने मैं बता दूं, ये अच्छा सवाल। अब देखो वरुण जी, जितना ये सवाल पूछते जा रहे हैं उतना टाइम देते जा रहे हैं। टाइम नहीं, आप जल्दी कीजिए, आप लिबर्टी ले रहे हैं। हमने जो किया
वो भूपेंद्र हुड्डा जी बता देंगे आपको अच्छे से, क्योंकि हमने इतनी मोटी फाइल बनाकर कोर्ट में दे दी है, इतने मोटे मोटे सबूत दे रखे हैं। फाइल तो आपको रेडू साहब ने दी थी। और हाँ, और चलो फाइल तो उनकी हमें क्रॉस चेक तो करनी पड़ी ना जी। तो हमने वो फाइल जो है वो सीबीआई एक्शन नहीं हुआ सर। एक्शन हुआ, जमानत पर बाहर है, केस दर्ज हुए। सरकार क्या कर सकती है? सरकार केस दर्ज कर सकती है और कोर्ट में जो है फाइल दे सकती है। वो दिया और बड़ी मजबूती से मैं आपको कह रहा हूँ, बचने नहीं वाले हैं ये। ना माँ बेटा बचेंगे, ना बापू बेटा बचेंगे। अब तीसरी बात जो है, इन्होंने एक छोटी सी बात कही, मैं बाकी इनकी बात का स्वागत करता हूँ रेड्डू जी की। हरिचंद मिड्डा जी तो जरूर जो है इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक रहे। इन्होंने 2 बार ये बात कही, गलती से शायद निकली होगी उनसे, कि डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्डा इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक साहब वो नहीं थे, वो प्रैक्टिस करते थे, वो डॉक्टरी की प्रैक्टिस नहीं। हरिचंद मिड्डा को हरिचंद मिड्डा जी बिल्कुल थे। और आपकी बात पर भी तस्दीक करता हूँ, 28 जनवरी 2019 का दिन था जिस दिन वोटिंग हो रही थी, कड़ाके की ठंड थी, और आपने हमने सबने देखा कि जिंद की जनता ने जितना स्नेह प्रेम आशीर्वाद देकर, पहली बार इतिहास में हुआ था कि जिंद में भारतीय जनता पार्टी का तिरंगा कमल का फूल खिला था। भारतीय जनता पार्टी जो है वहां पर झंडा लहरा पाई थी, ये पहली बार ऐसा हुआ था, तो वो भी ऐतिहासिक था। अब एक बार हम आए, आज तक कभी नहीं आए थे, लेकिन उसके बाद बार बार आए, अपराजित हो गए। तो ये भी कुछ कांग्रेस पार्टी हमसे सीख सकती है, लेकिन अगर सीखना चाहे। चलिए ठीक है, योगेश सिहाग साहब मुझे बताएं कि ठीक है, आप नेता प्रतिपक्ष कल तय कर देंगे, बीजेपी को घेरने का नहीं होगा। हाँ, रेड्डू साहब क्या कह रहे हैं? देखिए वरुण जी, कल नेता प्रतिपक्ष तय नहीं होगा। अरे सर, सत्र शुरू हो रहा है, कल नहीं बताएंगे तो कब बताएंगे? हाँ, सत्र शुरू हो रहा है। हाँ। प्रोटेम जो है अध्यक्ष वो बना दिया गया है, उसमें शपथ ले लेंगे। हाँ। और देखना कल ये, आपको याद होगा 22 तारीख को मैंने कहा था, और आपने कहा था मैं दोबारा बुलाऊंगा आपको, और आपने आज बुला लिया मेरे को। मैंने उस दिन कहा था कि वो लिफाफा विधानसभा में खुलेगा और उसमें से एक जिन्न निकलेगा, और वो थोड़ा थोड़ा निकलेगा और 7 दिन बाद दिखाया जाएगा। लिफाफा 26 तारीख को उन्होंने कहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता ने 26 तारीख को खुलेगा। अब ये क्या कहेंगे कल कि 2 दिन का सेशन चलना है, उसके बाद 8 नवंबर के आसपास दोबारा सेशन शुरू होने जा रहा है, जैसा हमने सुना है। ये सेशन 2 या 1 दिन का ही चलेगा, शपथ के लिए और कोई कार्रवाई ज्यादा होनी नहीं है। तो ये कहेंगे कि हम अगले सेशन में ही डिक्लेयर करेंगे, ऐसा कह सकते हैं। ऐसी संभावनाएं लगाई जा रही है, क्योंकि अब तक ऐसी कोई लग ही नहीं रहा कि नाम फाइनल हो सकता है, ऐसा नहीं लग रहा मुझे। दूसरी बात, चलो मैं बोल ही पड़ा हूं, सियाग साहब बाद में बोल लेंगे, मेरी बातों का भी जवाब दे देंगे। एक कहावत है वरुण जी, अनसक्सेसनेस इज द की ऑफ सक्सेस। यानी कि जब आप असफल होते हैं, कारणों को खोजिए, उसका समाधान कीजिए और दोबारा से फिर लग जाइए। इसलिए कहा गया है अनसक्सेसनेस इज द की ऑफ सक्सेस। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो अनसक्सेस होने के बाद भी कारणों को भी नहीं खोज रही है, और भी ज्यादा कारण पैदा कर लेती है अपने। अब सियाग साहब राजस्थान की बात लेकर के आए थे, खुद ही लेकर के आए थे, मध्य प्रदेश की बात लेकर के आए खुद ही। अरे वहां भी आपकी जीत थी, वहां भी निवाला आपके मुंह में जा चुका था, छीन लिया। यहां भी निवाला आपके मुंह में था, छीन लिया। ये इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि बीजेपी मैनेजमेंट करती है किस प्रकार से आपके कैंडिडेटों के पीछे इन्होंने अपने कैंडिडेट लगाए। हमारे पीछे इन्होंने गोपाल कांडा को लगा दिया, उसने ऐसा बयान दिया इन मौके के ऊपर कि उन्हें हमारी खीर खराब करने का काम कर दिया। तो आपने कौन सा छोड़ दिया उनको बयान देने के बाद? क्या बात कर रहे हैं? हर कैंडिडेट आपने क्या बयान देने के बाद छोड़ दिया उनको? हमने छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। लेकिन जनता ने अपना इरादा वापस नहीं लिया, जनता नहीं ले पाई इरादा वापस अपना, वो मन बना गई। और आपके कम से कम 22 कैंडिडेटों के पीछे भारतीय जनता पार्टी के सियाग साहब को बोलने दीजिए भाई, जो आपको हराने के लिए लगे हुए थे। सियाग साहब पता ही नहीं चल रहा, मतलब बादल छाए हो तो कोई आदमी कह दे बारिश आएगी, पूर्वानुमान है। कल आपका स्पीकर नहीं होगा, ऐसा गजब का पूर्वानुमान, ऐसी प्रेडिक्शन, ऐसा प्रेडिक्टेबल मूड कांग्रेस का भाप रहे हैं रेड्डू साहब। ये क्या चल रहा है? देखिए वरुण जी, एक तो हमें इस बात की खुशी हुई है, इस बात की खुशी है, चाहे रेड्डू साहब हो, रावल साहब हो, सभी लोगों को देखिए हमारी चिंता है, हमको लेकर चिंतित है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो देखिए आज भी ये लोग समझते हैं, रेड्डू साहब भी यही बात बोल रहे हैं
कि जनता के दिलों में तो आज भी हम राज कर रहे हैं। और मैं विदुर रावल जी की बात का जवाब दे देता हूं। रावल साहब ये कह रहे हैं इन्हें अगर मैनेजमेंट सीखना हो तो कांग्रेस हमसे सीखे, हमें ऐसी मैनेजमेंट नहीं चाहिए। आपने जनता की सेवा इंपोर्ट करे हुए नेता, आपने इंपोर्ट करे हुए नेताओं के सरकार, आपके मूल रूप से आप देखिए, इंटरप्ट मत कीजिए वरुण जी, मैं बताना चाहूंगा, मैं आपकी इस सरकार में 3-4 मंत्रियों को छोड़ के सभी लोग तो आपको इंपोर्ट करने पड़े हैं। आज आप देखिए, आप उधार की सरकार चला रहे हो, आपका अपना कोई क्या अस्तित्व है भारतीय जनता पार्टी का? आपके पास जितने मंत्री हैं, दो बातें हो गई। बीजेपी उधार के नेता ले आई और सरकार बना लिया, चला ली, 3 बार चला ली। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि आपको छोड़ के वो गए क्यों बीजेपी के पास? आपके यहाँ ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको आप सॉर्ट आउट ही नहीं कर रहे हैं? इतनी लंबी मैं बता देता हूं। हाँ, देखिए, एक तो इनके पास खा के ये डरा के अपने दबाव में बुलाते हैं। दूसरा इनके पास क्या है, जो नेता हमारी पार्टी में होता है उसे हमारी पार्टी में तो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी चाहिए, और जब वो इनकी पार्टी में आ जाता है उसका अर्थ ऐसा तो ये तो क्वालिटी हुई ना बीजेपी की। सुनिए, राव इंद्रजीत जी ये तो क्वालिटी हुई। किस तरह की ट्रेजेडी की, देखिए किस तरह की ट्रेजेडी की। मैं उन्हें दक्षिण हरियाणा का बहुत बड़ा जननेता मानता हूं। आज उनके 10 एमएलए चुन के आए हुए हैं, इनके विधायकों का महत्व नहीं है। आज उनके 10 विधायक है वरुण जी, और आज उनके साथ देखिए कैसी नाइंसाफी की है। विधायक बीजेपी के है ना? नहीं 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 नहीं, व्यक्तिगत रूप से राव इंद्रजीत जी के विधायक है वो। उनके विधायकों के घरों में आप फोटो देखना, इनके आप अपने वाला फार्मूला बता रहे हैं, शैलजा जी के इतने विधायक, हुड्डा साहब के इतने विधायक, रणदीप सुरजेवाला के इतने विधायक। ये खेलना होगा। मैं आज भी आपके ये बात दावे से कह के जा रहा हूं, आप देखना, अगर ईडी सीबीआई का बैच जिस दिन बंद हो गया, हरियाणा में बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है। एक सवाल और, चौधरी वीरेंद्र सिंह ईडी के डर से बीजेपी में गए थे? वीरेंद्र सिंह जी ईडी के डर से नहीं गए थे। अच्छा। मैं देखो स्पष्ट बात करूंगा। हाँ। वो गए थे, उन्हें कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद नहीं मिल पाया, उन्हें उम्मीद थी क्या पता भारतीय जनता पार्टी दे दे। हाँ। लेकिन इन्होंने अच्छा, चलिए एक और धर्मवीर ईडी के डर से गए थे? धर्मवीर जी के जब उनका क्या था, धर्मवीर जी पे तो प्रेशर था ईडी का, और इनका बिल्कुल था जी। देखिए ऐसी बात नहीं है। ये धर्म सिंह छोकर, ये राव दान सिंह, ये नहीं ईडी के प्रेशर में आ रहे? उनके ऊपर तो वरुण जी, मैं आपको ये बात दावे से कह रहा हूं, इतना दबाव बनाया कि आपको गिरफ्तार कर लेंगे या आप भाजपा में शामिल हो जाइए। अच्छा, मैं ये बात दावे से कह रहा हूं। ये बात अरविंद शर्मा ईडी के डर से बीजेपी में गए थे? अरविंद शर्मा जी भी देखिए, उनके पास मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे अरविंद शर्मा जी भी। रमेश कौशिक ईडी के डर से बीजेपी में गए थे? रमेश कौशिक का इन्होंने देखो ना क्या किया। अरे अभी नहीं, मैं उस टाइम की बताइए जब गए थे तब की बताइए। उस समय देखिए इन्होंने किस प्रेशर में, क्योंकि सरकार आती दिख रही थी। अब हमारी सरकार में इतने लोग आए हैं भारतीय जनता पार्टी छोड़कर, मैं और पीछे चला जाऊंगा, में आए थे। हाँ, मैं और पीछे चला जाऊंगा, मैं नाम गिनवाता रहूंगा, चर्चा खत्म नहीं होगी। नाम नहीं पूछ रहे, राव इंद्रजीत जी, किरण चौधरी जी, किरण चौधरी बोलिए ना, कुलदीप बिश्नोई। किरण चौधरी ईडी के डर से गई? बिल्कुल बिल्कुल जी, ये बात मैं बिल्कुल आपके दावे से कह सकता हूं। और उनको इन्होंने क्या मुख्यमंत्री पद का, और उन्हें कांग्रेस में तो मुख्यमंत्री पद चाहिए था। हाँ। आज वो बोल रहे हैं, आज कुलदीप बिश्नोई का हाल देखिए इन्होंने क्या किया। भारतीय जनता पार्टी ने खुद उनको हराने में काम किया है। मैं ये बात में हिसार से आता हूं। ये तो ब्रिजेंद्र के लिए भी कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट अपना ही खड़ा करवा के हरवा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है जी। देखिए वो तो 5 साल से वहां मेहनत कर रहे थे। हाँ। फिर वो निर्दलीय खड़ा हो गया और आपने बैठाया नहीं उसे। भारतीय जनता पार्टी के पास ठीक है मुख्यमंत्री उनका जरूर है, लेकिन उनकी जो टीम है वो श्याम सिंह राणा जी देखिए, इनेलो से नायब सैनी जी ने उनको बुलाया, दोस्ती थी उनके साथ, आते ही उनको टिकट दे दी, मंत्री भी बना दिया। आपने रामकरण काला को टिकट दी ना, आपने सोना में रोहताश खटाना को टिकट दी ना, आखिरी मिनट पर दूसरी पार्टी से आए हुए को। कैसी बात करते हैं सियाग साहब?
देखिए वरुण जी, हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है कि हम वो उसको किसी ईडी सीबीआई या मुख्यमंत्री पद का ये दिखाते हैं। आखिरी मिनट में टिकट दिया आपने, तो पूरी इंपोर्ट की हुई पार्टी है। कैसी बात कर रहे हैं, लास्ट मिनट में टिकट दिया आपने। क्यों नहीं करते सर? आप स्वीकार क्यों नहीं करते? सच्चाई है ये, पूरा हरियाणा जानता है इस बात को। मुझे स्वीकार करने का आपको तेरावल साहब बोलिए। वरुण जी आप स्वीकार कर लो, नहीं तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। नहीं भाई साहब, कांग्रेस की ट्यून बोले, जो कांग्रेस की ट्यून बोलेगा तो ही लोकतंत्र चल सकता है। नहीं, सियाग साहब अपने मित्र हैं, वो तो उसमें कोई समस्या नहीं है। अच्छा चलो, फिर सियाग साहब तो लिबरल होंगे। इन आपने जो नाम पूछे थे, धर्मवीर जी का नाम पूछा था। धर्मवीर जी जब आए थे भारतीय जनता पार्टी में, उस समय ईडी सीबीआई सब कांग्रेस के पास थे। ये आपने राव इंद्रजीत जी जब आए थे तब ईडी सीबीआई सब कांग्रेस के पास थे। और ईडी और सीबीआई का क्या वो दुरुपयोग करते थे। 19 फरवरी 2013 की जजमेंट है, केजी थॉमस जो है, जो सीबीसी के जो नियुक्ति की थी इन्होंने, जिस पर स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने डाइसेंट का नोट किया था, उसका वो कानून जो है वो कोर्ट में गया मामला। और उसके बाद कांग्रेस की जो एजेंसीज थी और विशेष रूप से सीबीआई के ऊपर उस केस के अंदर जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था इट इज अ केज्ड पैरेट। आपके समय इस प्रकार से एजेंसीज को कहा जाता था। आपने किशोर कुमार के गाने बंद करवा दिए थे इमरजेंसी में, आपको पता हो थोड़ा सा। खैर मैं उस पर ना जाकर इनकी बात जो दूसरा है इनका सवाल, वो इनका ये यक्ष प्रश्न मैं यहीं सॉल्व कर देता हूँ। ये जरूर जो है अपनी पार्टी के अंदर विवेचना करें। ये कहते हैं कि जब तक कांग्रेस में रहते हैं तो मुख्यमंत्री पद के लिए मांग रहती है और भाजपा में जाते हुए पद की मांग खत्म हो जाती। यहीं से तो बात मैंने शुरू की थी योगेश जी। पार्टी के अंदर काम करने में व्यक्ति जो है, व्यक्ति एक विचार का पोषण कर रहा होता है, व्यक्ति से बड़ा विचार है। और आप तो थोड़े दिन जो कि रहे हमारे साथ, तो इस नाते आप जानते हैं कि हम तो खुद कहते हैं नेशन फर्स्ट। जब राष्ट्र और पार्टी के बीच में एक को चुनना होगा ना, देश को चुनेंगे, सोबर पार्टी खत्म कर देंगे। किया था 1975 में हम। जब अपने बीच में और अपने दल के बीच में चुनना होगा तो अपनी पार्टी को चुनेंगे, अपने दल को, अपने विचार को चुनेंगे और स्वयं अंत में रखेंगे। आपके यहाँ ये क्रम उल्टा है। हम नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ एट लास्ट कहते हैं। आपके यहाँ ये व्यवस्था नहीं है। और क्योंकि आपके यहाँ पर जब नेता देखते हैं कि यार ऊपर तक व्यक्ति जो है, केवल मुझे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, सोनिया गांधी की और कोई इच्छा नहीं है, भारत कहाँ जाए कहाँ ना जाए कोई विजन नहीं। मोदी जी कहते हैं कि भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है, 2028 तक हम तीसरी महाशक्ति बनने वाले। इन विचारों से प्रेरित होते हैं लोग। वो कहते हैं कि अब महत्वपूर्ण सत्ता नहीं रह गई है, अब महत्वपूर्ण इन विचारों को, इन सपनों को पूरा करना है। और जो लोग हमसे छटक के जाते हैं, आपसे लोग जो छटकते हैं वो कहाँ कहाँ पहुंचते हैं आपको पता है ना। आपने खुद बता दिया, 3-3 बार के 4-4 बार के सांसद हो गए, उसके बाद भी आप उनमें कांग्रेसी ढूंढते रहते हैं। चलो ढूंढते रहे, अच्छी बात है, लेकिन हमसे जब कोई जो है जाता है तो क्या होता है। शंकर सिंह वाघेला पार्टी छोड़कर गए थे। एक समय गुजरात भाजपा में सबसे बड़े नेता थे, हमारी पहली बार सरकार आने में थे। आज कहाँ पर है? कांग्रेस पार्टी में थे, आज क्या स्थिति है? हम तो इतिहास वहां रच रहे हैं गुजरात में उनके बिना। उमा भारती जी जो है कुछ कालखंड के लिए हमारी पार्टी छोड़कर गई थी, अपनी पार्टी बनाई, खुद अपनी भी सीट नहीं जीत पाई। स्वर्गीय कल्याण सिंह की बात कर लीजिए आप। स्वर्गीय कल्याण सिंह तो ऐसी, उनकी लोकप्रियता इतनी चरम पर थी राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद कि कोई उनके पांव नहीं छू पाता था, तो जिस रास्ते से निकलते थे उस मिट्टी को जो है माथे पर तिलक लगा लेता। लेकिन वो जब वो पार्टी छोड़कर गए, उनकी क्या, ये वैचारिक बात है, इसको समझना पड़ेगा आपको। आपके यहाँ से शरद पवार बाहर निकले तो आज आपसे बड़े एलाय बन गए। 85 सीट शरद पवार लिए खड़े हैं और 85 सीट आप लिए खड़े। हमारी बात अगर समझनी हो, आप कहेंगे कि हम कांग्रेस वाला, तो हमारी तो पहली जो सरकार थी उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है उद्योग मंत्री थे हमारे। उसमें हमने किस विषय पर छोड़ी थी? हम सरकार छोड़कर आए थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और ये इस मुद्दे पर कि कश्मीर का एकीकरण होना है, एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अपनी मंत्री पद छोड़ दिया, एक नई पार्टी बनाई और उस पार्टी का हमने दिया जलाया, और वो दिए से अब कमल के रूप में जो हम देखते हैं वो पूरे हिंदुस्तान को सुशोभित कर रहा है। हमारे यहाँ पर एक विचार है, विचार प्रधानता इसी को कहते हैं। आपके यहाँ केवल यह है कि कौन लूट लेगा। लूट के माल में हमेशा दिक्कत होती है सियाग साहब, जब भी लूट के माल में, चोरों में हमेशा फूट होती है। लेकिन फूट कहाँ नहीं होती? जब उद्देश्य ऊंचे होते हैं, जब इदे नामम इदे राष्ट्राय स्वाहा विजेत्री जना संगता कार्य शक्ति विधायस्य धर्मस्य रक्षणम।
जब परमव्य भवन ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा शिशाते वृजम, रावल जब साहब, भारत माता को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाने की बात होगी तो वहां पर फूट नहीं होगी। ठीक है, एक मिनट, रेणु साहब के पास आऊंगा। नहीं नहीं, रुके, एक एक करके रेणु साहब। और ये सिहाग साहब कह रहे हैं कि भाई, मैं खत्म कर रहा हूँ ये कहते हुए, विजय भी धर्म के साथ रहती है। विजयत्री चना सहताकार्य शक्ति, और जब संगठन की शक्ति होती है, विचार की शक्ति होती है, तो विजय वहां मिलती है। आप ये नहीं कर पा रहे हैं, आप खुद से आगे दूसरे को नहीं देख पा रहे, अपने बाबू को। रेणु साहब इसको जरा डिकोड करिए। ये सिहाग साहब पूछ रहे हैं कि जिन नेताओं को हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बनना होता है वो बीजेपी में जाके जो मिल जाए शांत बैठ जाते हैं, हमारे यहाँ उन्हें सीधा सीएम बनना होता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। देखिए वरुण जी, कांग्रेस पार्टी में क्या है, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं का ध्रुवीकरण हो चुका है एक व्यक्ति के पीछे, और लोगों ने ये सोच लिया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस ग्रुप की राजनीति करती है उन्होंने एक नेता को मान लिया और उसके पीछे लग लिया, और वही भरम हाई कमान को चला जाता है, और उस नेता ने ये हाल कर दिया कि वो अपने से अलावा किसी को पसंद ही नहीं करते हैं। किस प्रकार से हम देख रहे हैं, उसी दिन से देख रहे हैं जब 2005 में कांग्रेस आई थी, उससे लेकर के आज तक तो हम कम से कम हर बात को ध्यान से देखा है, समझा है और सुना है। कांग्रेस पार्टी जो है वो सम्मान नहीं करती किसी भी आदमी का, वो सिर्फ अपने आप को चाहती है, वो अपना चमचा बनाना चाहती है कि मेरा चमचा बनकर रहना तो रहो, अदरवाइज पार्टी को छोड़ करके चले जाओ। बड़े खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, देखिए किरण चौधरी जैसी इतनी वरिष्ठ लीडर, किरण चौधरी, श्रुति चौधरी, जिसने आज भिवानी की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिलवाने का काम किया, उसी नेता को इनके अध्यक्ष कहते हैं। इसकी क्या हैसियत है, इसकी क्या औकात है? अरे भाई, जो राजनीति के इतने धुरंधर नेता चौधरी बंसीलाल की पुत्र वधू, जिनकी हरियाणा प्रदेश में अपनी खुद की सरकार रह चुकी है, उसको हैसियत बताते हैं आया राम गया राम। ये तो कह रहे हैं कि ईडी के डर से गई हैं वो। इनका कहने से क्या बनता है, इनको तो सभी यही लगता है। किरण चौधरी बहुत दबंग नेता है, मैं बड़ी प्रशंसा करता हूं उसकी, और मैंने पहले डिबेट में भी कही है, जब इनके नेता ये कहा करते इनकी क्या हैसियत है, इनको कौन पूछता है, तब भी हम कहा करते थे मत अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारो, ऐसे ऐसे नेताओं का अपमान करोगे तो एक दिन तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। और वो हालात इनके होते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जो भ्रम जाल है, देखिए एक और, हरियाणा प्रदेश में पोलराइज हुए वोटिंग जो हम देख रहे हैं 2014 से, 2 पक्षों में पोलराइज हो रहे हैं, और पोलराइजेशन में कहीं ना कहीं हरियाणा के लोगों को सोचा, एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ जो है बीजेपी पार्टी है, उनको बड़ी उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी के साथ लोगों ये हरियाणा प्रदेश से को जो है ना भारतीय जनता पार्टी से मुक्त कराने का काम करेगी। अब प्रदेश की जनता का वो भ्रम जाल से भी बाहर निकलने का अवसर आ गया है, और वो निकल चुके। कांग्रेस पार्टी कभी सक्सेस नहीं होगी हरियाणा प्रदेश में, इसलिए लोगों ने अब मन बदलेंगे तभी आगे बढ़ सकती है। आज हरियाणा प्रदेश में 3 पार्टियां हैं जो कह सकते हैं मुख्य रूप से 3 पार्टियां हैं, बीजेपी, इनेलो और कांग्रेस पार्टी। इनेलो तीसरे नंबर की पार्टी है और बहुत कम वोटों के साथ भी, ये मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का जो विश्वास था, कांग्रेस पार्टी ने एक भ्रम बना रखा था कि ये नेता जो है ना हरियाणा प्रदेश में सरकार ला सकता है, वो इनका निकल चुका है। प्रदेश के लोगों ने बहुत इंतजार कर लिया, बहुत बेसब्री से इंतजार किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी सफल नहीं होगी, और अब हरियाणा प्रदेश में कभी भी सफल कांग्रेस पार्टी नहीं होगी, दिन प्रतिदिन गिरती जाएगी। दूसरी लास्ट बात मैं कहता हूं वरुण जी, देखिए पहले सरकार की लाखों कमियां थी नहीं थी, वो सर्टिफिकेट हरियाणा प्रदेश की जनता ने बीजेपी को देने का काम किया, चाहे वो कांग्रेस की नाकामियों के कारण ही मिला हो, वो एक अलग बात है, लेकिन सर्टिफिकेट मिला। अब तो हम उम्मीद करते हैं कि इस टेन्योर में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अपने सारे वायदे पूरे करे, अपनी घोषणाओं को पूरा करे, एक अच्छा शासन प्रशासन देने का काम करे, क्राइम और करप्शन से मुक्त करने का काम करे, और जनता की तकलीफों को दूर करने का काम करे। ऐसा विश्वास भरोसा हम करते हैं, और हम सकारात्मक इनके साथ रहने का काम करेंगे। लेकिन कहीं हमें ये लगा कि जनता के साथ अन्याय हो रहा है, तो हम मजबूती के साथ इनका विरोध करने का भी काम करेंगे। देखिए वरुण जी, आज की डिबेट में बहुत ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपका भी। एक स्पष्ट हो गया है, पहले तो चलो हम कहते थे
कि भाजपा और इनेलो आपस में मिलके राजनीति कर रहे हैं, मिलके उम्मीदवार उतारे हैं। आज इन्होंने बिल्कुल, इनका प्रेम इतना जाग गया है एक दूसरे के प्रति। आप देखिए किस तरह से रेड्डू साहब आप गलत बीच में बैठे हुए हैं, कोस रहे हैं कांग्रेस को और भाजपा की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। देखिए मैं इन्हें बताना चाहूंगा, जब भी आपके नेता चाहिए थी, जब भी आपके नेता अभय चौटाला जी अपनी सीट नहीं बचा पाए और आपका अपना सिंबल, आपका 6% आपको वोट नहीं मिला है, आपका अपना सिंबल चला गया। और मैं ये बात कहता हूं, जिस पार्टी का सिंबल ही ना हो, जो रजिस्टर्ड, जो चुनाव आयोग द्वारा रजिस्टर्ड पार्टी ना रहे, उसकी पार्टी की क्या बात चश्मा जा रहा है ना आपका, उसका चश्मा जा रहा है, उस पार्टी का निशान नहीं है, वो ऑथराइज्ड पार्टी में रही। उस पार्टी की मैं कहता हूं डिबेट में चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये बात वरुण जी आपको बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं। 2 विधायक है, मैं कैसे ना बिठाऊं, आप कैसे कमाल की बात कर रहे हैं। विधायक मिनिमम 3 जरूरी होते हैं विधायक। नंबर 3 अगर सिंबल बचाना है तो 3 विधायक मिनिमम चाहिए, 6% वोट परसेंटेज चाहिए। और जेजेपी और इनके पास अपना कुछ भी तो नहीं है, ये तो एक सपोर्टर है भारतीय जनता पार्टी के। उन्हें आप एक और एक्स्ट्रा 2, मैं अकेला 2 सपोर्टर आप एक पार्टी के बिठा रहे हो, ये नाइंसाफी है मेरे साथ वरुण जी। अरे आप ठीक है, मैं विपक्ष का प्रवक्ता हूं, साहब अकेले काफी हो, आप कैसी बात कर रहे हो, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मेरी आपसे ये दलील है। और दूसरा सवाल, मैं विदु रावल जी का इतना बड़ा अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे थे, मैं तो ये समझता हूं विदु रावल जी आपको पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स में आपको इतनी माइलेज नहीं मिली। अगर आप अध्यात्म की तरफ जाओगे तो मैं कहता हूं कि आप एक सफल साधु बनोगे, और साधु बन के आप अगर भाजपा में आते हो, आपको टिकट भी मिलेगी, मंत्री पद भी मिलेगा। आप अध्यात्म की तरफ अपना कैरियर तलाशिए। और मैं ये बात कहता हूं, इतना अनुशासन, सिद्धांत, मैं खुद हैरान रह गया। मैं भाजपा की पॉलिसी को मैं बहुत करीब से जानता हूं वरुण जी, और मैं नहीं जानता, पूरा हरियाणा जानता है। आप देखिए इनकी क्या स्ट्रेटजी है, मैं आपको बताता हूं। इनका 2 ही कार्ड है, जात पात का पोलराइज करना वोटों को, वो पूरे हरियाणा को पता है। और दूसरा इनका क्या है, दूसरा मैं स्ट्रेटजी बताता हूं। ये क्या करते हैं, अब जैसे इन्होंने कुलदीप बिश्नोई को पार्टी में लिया, वो फेल हो गया, फेंक दिया। किरण चौधरी जी जब डाउन हो जाएगी उसको साइडलाइन कर देंगे। ये नेताओं को यूज करते हैं 5 साल तक, जब वो साइडलाइन हो गए उसको डाउन कर देंगे। राव नरबीर की सुनिए पीड़ा, वो मंत्री थे, उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली है गुड़गांव में। विदु रावल जी सुनिए, उन्होंने स्पष्ट रूप से अधिकारियों को चेताया है कि आपने यहां जो पैसों की लूट मचाई है पिछले 5 साल में, ये अब नहीं मैं चलने दूंगा। आप अपने अपने आकाओं को बता दीजिए। ये अनुशासन की पार्टी है। और आप बताइए, मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं 1 साल बाद, क्या वो सिद्धांत, वो फार्मूला उन पर भी लागू होगा? है आपके पास जवाब है उसके बारे में? आप इतना भी बोल सकते हो? सम्मानित प्रधानमंत्री जी, उन्होंने अडवाणी जी के साथ क्या किया था सारा देश जानता है। आप इतना सिद्धांत मत सिखाइए। और वरुण जी, इस पार्टी का तय फार्मूला है, खट्टर साहब को साइडलाइन लगा दिया, अब ये कार्ड खेलेंगे, 1 साल बाद नायब सैनी जी को साइडलाइन लगाएंगे। आप देखना, ये सिद्धांत है इस पार्टी के। चलिए ठीक है, अब आज भविष्यवाणियों का दिन रहा, कार्ड खोल सकती है। रेणु साहब ने बताया कल अनाउंसमेंट नहीं होगी। कार्यकर्ता इनके पीड़ित है। अब एक मिनट बस, एक मिनट आ रहा हूँ, एक करके। हाँ जी, रावल साहब बोलिए, फिर रेणु साहब आ रहा हूँ, एक मिनट पर। अडवाणी जी हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं। अगर योगेश सिंह को कोई पता ना हो तो अडवाणी, उन्हें राष्ट्रपति क्यों नहीं बनाया? देश चाहता था वो राष्ट्रपति बने देश के। वो बहुत पदों से बहुत ऊपर है। सुनिए योगेश जी, एक मिनट तो रह गया सारा। तो अडवाणी जी के बारे में कुछ भी कहने से पहले आप थोड़ा विचार किया कीजिए। अडवाणी जी मेरे ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी के भी श्रद्धा के केंद्र हैं। अडवाणी जी का जन्मदिन 8 नवंबर को अडवाणी जी का जन्मदिन आता है। वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव। उनका जन्मदिन कब आता है बताओगे क्या? नहीं बता पाओ, छोड़ दो। चलो, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान किया कीजिए। हम बड़ी चीजें बता देंगे। हम बता देंगे कि जो नरसिंह राव जी की लाश 24 अकबर रोड के बाहर कितनी देर तक पड़ी रही थी, अंदर दरवाजे क्यों खुले नहीं थे,
23 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि है। जरा आप इस बार जो है उनको जरूर आप अपने बारे में बात कीजिए। चलो सुने ना, आप अपने 75 साल पे स्पष्ट कीजिए बस एक मिनट है प्लीज, सब नहीं अपने एक योगेश करके। जी, आपने 75 साल पे पूछा था ना, सुनिए आपने अडवाणी जी का पूछा था ना, वो सारा देश जानता है विदु रावल जी। भाई सारा देश जानता है, आपको भी जानना चाहिए। मैंने तो जन्मदिन बताया आपको, जन्मदिन छोड़िए, पुण्यतिथि भी आपके नेता की मैं ही बता रहा हूँ, और यह भी बता रहा हूँ उनकी लाश तक के साथ आपने क्या दुर्व्यवहार किया हुआ है। तो प्लीज हमें लेक्चर मत कीजिए। दूसरा, आपने एक और आरोप लगाया था जिसको मैं बात पूरी करते हुए खत्म, उसका उत्तर दे देता हूँ। आपने कहा हम जात पात की राजनीति करते हैं। जिस दिन हम जात पात की राजनीति करने लगे ना, उस दिन हमें राजनीति में रहने का कोई हक नहीं। आपने हमारे नेताओं के भाषण सुने? आजकल तो चर्चा ये हो रही है कि योगी आदित्यनाथ हरियाणा में आकर बोले कि बटोगे तो कटोगे। आजकल तो चर्चा ये हो रही है कि महाराष्ट्र के अंदर जाकर देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें सिखाया गया है कि भूल से भी मुख पे जाति पंथ की ना बात हो, भाषा प्रांत के लिए कभी ना रक्तपात हो, फूट का बड़ा गड़ा है फोड़ कर बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो। इन संस्कारों में हमारा लालन पालन हुआ है। हम बांटने की बात नहीं करते। हम जानते हैं, हम ये चाहते हैं कि सभी भारतीय जो है एक रहें, इकट्ठे रहें, और भारत के साथ कदम ताल करते हुए भारत को 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बनाए। यही हमारा सपना है। हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। आपके यहाँ ये चर्चा होती है कि कौन पाकिस्तानी है बिल में घुसा देंगे, आपकी रिफ्यूजी है। आपके रिटायरमेंट की क्या तय सीमा 75 वर्ष है या नहीं? है या नहीं 75 वर्ष? अरे शमशेर राणा अभी तो बने हैं भाई बीजेपी के, वो तो 75 से ही पार हैं। तो इसलिए अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानियां मत बनाइए। आपका केवल राज सत्ता हासिल करना और राज सत्ता में बने रहना ही आपका मकसद है। आपने देश का विभाजन कर सत्ता हासिल की हुई है, तो इसलिए प्लीज सर एक मिनट हो रहा है, हमारे बीच में एक अंतर आपको है। मौका मिले आप बात करके दिखा दीजिए। इसलिए 1 नवंबर पे आप दे दीजिए तोहफा हमारी बहनों को, माताओं को। आप 1 नवंबर पे 2100 रुपए खटाखट डाल रहे हो या नहीं डाल रहे? 2100 रुपए जवाब मांगता है हरियाणा। आप 1 नवंबर को दिवाली पे तोहफा दीजिए, पार्टी के माध्यम से हरियाणा की जनता दीजिए ना तोहफा। हम विश्वास करेंगे सर, समय हो गया है, स्वागत करेंगे। रुक जाइए हम रावल साहब, रुक जाइए। रेणु जी जल्दी से क्विक कमेंट। वरुण जी देखिए, मैं रेणु साहब खत्म कर, ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। अनेकों चुनाव में बात पूरी सामने आ चुकी है कि कांग्रेस पार्टी जानबूझ करके इस तरीके से चुनाव लड़ने का काम करती है ताकि भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिले। चाहे वो राज्यसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, इनकी रणनीति में 2100 रुपए का तोहफा दिवाली पे जो आपने घोषणा की थी, आप खुद भी चेट रहे हो अपने वादे से। उन्होंने कहा कि आज मैं पीड़ित बन गया हूं, मैं अकेला पड़ गया हूं, मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। ऐसी बात नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं परमपिता परमेश्वर से कि इस पीड़ित अवस्था से उभरने की आपको ताकत प्रदान दे। लेकिन ये हम तो 35 सीटों पे हैं। हमारी चिंता मत कीजिए। जन्मजात नेताओं को ही अपने साथ नहीं रख पाते, वही आपको अकेला छोड़ रहे हैं। आप याद कीजिए किस प्रकार से सुरेंद्र सिंह ने चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को 2005 में किस प्रकार से ओम प्रकाश जिंदल ने इनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। क्या आपको वो कहानी याद है? जबकि भजनलाल को मुख्यमंत्री बनना था। दोनों नेताओं ने अपने दम पर इनको नेता बनाने का काम किया, मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आपने तो उसको भी नहीं बख्शा, उसको भी अपमानित करके निकाल दिया। किस प्रकार से उस भजनलाल के पुत्र कुलदीप बिश्नोई ने आपकी हजका पार्टी बना करके फिर भी आपकी सरकार बनाई, आपने तो उसको भी नहीं रखा। चिंता क्यों है रेड्डी साहब? कांग्रेस के लिए इतनी क्यों चिंतित हो रहे हो? करते हैं आपके नेता अकेला रहना पसंद करते हैं और आप भी अकेला पसंद करते हैं। यदि मैं आपका साथ दूं भी तो फिर कहीं मुझे ऐसा साथ नहीं चाहिए रेड्डी साहब। हमें ऐसा, हमें जनता का साथ चाहिए। एकला चलो रे, आपको मिली तो जनता हमारे साथ है। यही कारण है कि आप लोग सबका प्रयास चाहिए। चलिए ठीक है जी, कल से सत्र शुरू हो रहा है। सबका साथ चाहिए। पल पल की अपडेट देखते रहिएगा जनता टीवी पर। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप लोग कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।